नमस्कार, सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आपका स्वागत है। एक्शन स्ट्रांग है, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और बहुत लॉन्ग वीकेंड से हम अब जो आज ट्रेडिंग शुरू करी तो काफी स्ट्रांगली मोमेंटम में आ गए इंडियन मार्केट से। 2 दिन की तेजी जो इंटरनेशनल मार्केट में बनी है, बाजार उसको भी कहीं ना कहीं फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब संकेत देखिए आप, निफ्टी है 9864 के लेवल पे, बहुत क्रूशल है। अभी भी 50 दिन के एवरेज को रिकॉन कर नहीं कर पाए, लेकिन आज इंडेक्स में सबसे ज्यादा गेल, इंडिया बुल्स हाउसिंग, भारती इंफ्राटेल ये काउंटर्स चढ़े हैं। सेंसेक्स में भी अब 260 पॉइंट्स की तेजी बन चुकी है और निफ्टी बैंक यहां पर परफॉर्मेंस 70 पॉइंट्स की आज तेजी देखने को मिली, क्योंकि आज बैंकिंग के अलावा जो दूसरे स्टॉक्स हैं वो प्रोमिनेंटली फाइनेंशियल स्पेस से खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ आज 5.5% चढ़ गया एक स्टॉक। साथ ही साथ एसबीआई लाइफ की एक बेहतर लिस्टिंग हुई, उसका भी ट्रिगर इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। सेम सेक्टर पे ऑपरेट करती हैं दोनों ही कंपनियां। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, हिंजिंग, टाटा मोटर्स, गोदरेज कंज्यूमर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ट्रेडर्स के रडार पर हैं। अच्छी तेजी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। कुछ गिरावट वाले स्टॉक्स भी हैं, जिसमें आरकॉम आज हायर लेवल्स पे स्लिप किया है ये स्टॉक, और मैं जानने की कोशिश करूंगा इस शो में कि अब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स क्या निकलते हैं, क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेस तो 17 रुपए पे बेट लगा रही हैं कि वो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट होगा रिलायंस कम्युनिकेशन का। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पार, ये दोनों ही स्टॉक्स हायर लेवल्स पे स्लिप करते हुए नजर आए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं। देखिए, आज की मार्केट तो अपनी जगह ठीक है, 9800 और 9900 की पुट में राइटिंग हुई है। जो सेक्टर्स में बता रहा हूं उसमें प्रोमिनेंटली फाइनेंशियल स्पेस सामने निकल के आया है। पेंट कंपनियों के स्टॉक्स, घरेलू खपत से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, जिसमें 2 सेक्टर्स हैं, एक तो पेंट और दूसरा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जहां पर आज के सत्र में तेजी बनी। लेकिन क्या ये बाजार ऐसा ही रहेगा और क्या अक्टूबर में काफी बेहतर कमाई का मौका बनता है? अभी तक का ट्रेंड तो यही बताता है। अगर आप पिछले 7 साल का ट्रेंड ले लेना, यानी कि 2010 से लेकर अब तक का अगर ट्रेंड कैलकुलेट करें, 2016 जो कि लास्ट रिटर्न्स मिले थे निफ्टी पे, तो ज्यादातर 7 में से 6 बार बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं। जो औसत रिटर्न मिलते हैं वो 3.25% के आसपास अक्टूबर में मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि अक्टूबर सीरीज जो है वो बाजार के लिए बहुत बेहतर रहती है। त्योहारी सीजन है, दिवाली नजदीक है, उसका भी एक ट्रिगर पॉइंट रहता है और एफआईएस की खरीदारी जोर शोर से बनती है। मेरे साथ विकास सलोंके साहब इस समय मौजूद है। विकास जी, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, ये अक्टूबर में एफआईएस की वापसी होगी क्या? क्योंकि एक तरफा बिकवाली देखी है हमने, अब एफआईएस अक्टूबर में दिवाली से पहले खरीदारी करेंगे तो निफ्टी कहां तक जा सकता है? जी जी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मार्केट जिस हिसाब से रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक करेक्शन ड्यू था उसने ऑलरेडी कर चुका है। अप साइड से एक 300-400 पॉइंट का एक करेक्शन था, तो वो उसने कंप्लीट कर चुका है। एक रेंज बाउंड यहाँ से लगा है। मुझे लगता है दिवाली के पहले एक मोमेंटम कैरी हो सकता है मार्केट में। अपसाइड में 9920 का एक इमीडिएट रजिस्टर है। अगर निफ्टी ये लेवल यहाँ से अगर कमिंग 1 से 2 दिन में क्रॉस कर रही है, उसको ब्रेकआउट कर रही, तो मुझे लगता है वापस 10,100, 10,140 के लेवल्स यहाँ पे अपसाइड में देखने मिल सकते दिवाली की तब। नीचे में वही हिसाब से अगर देखोगे तो अभी इंट्राडे बेस से मुझे लगता है कि 9840, 9820 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन, अगर ये सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से एक मोमेंटम जाएगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है चलिए, आप मान रहे हैं कि तेजी बन सकती है और बेहतर निफ्टी पे चाल बनेगी, जिसको अब 9920 तक ले जा सकती है। ये आप टारगेट लेके चल रहे हैं अभी शॉर्ट टर्म में। स्टॉक क्या खरीदें? मुझे लग रहा है स्टॉक में श्रीराम ट्रांसपोर्ट, अगर लास्ट कुछ दिनों में देखोगे तो उसमें वॉल्यूम रिकॉर्ड भी आ चुका है काउंटर में और एक स्टडी मूवमेंट कर रहा है। 1040 के ऊपर जब से निकला है तो उसके बाद वो अपसाइड में मुझे लगता है कि 1130 के लेवल यहाँ पे टच कर सकता है। नीचे में 1040 के स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे बाय करना चाहिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया। और वैसे भी फाइनेंशियल स्टॉक्स का दिन है आज। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1% ऊपर है। अब नेक्स्ट टारगेट है 1120, स्टॉप लॉस 1040। निर्मल बैंक के रडार पर है, इसको नोट कर लीजिए। मेरे साथ जगदीश ठक्कर साहब जुड़े हैं। जगदीश जी नमस्कार। दिवाली से पहले और तेज होगी क्या मार्केट? अभी हालांकि दिवाली में थोड़ा समय बाकी, लेकिन मैं पहले इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बिकवाली कर चुके हैं एफआईएस से। दोबारा लौटेंगे क्या? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट ने हमारे यहाँ पे वो नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत का एक हाथ लंबाया है, मैं समझता हूँ कि उसका कोई पॉजिटिव असर मिलेगा। कल परसों अगर देखा, कुछ निवेदा के अंदर वो लास वेगास में कुछ फायरिंग भी हुई। ऐसा लगता था कि शायद बाजार वो रिएक्ट करेगा वहां का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से उन्होंने बिकवाली की है और मार्केट इतना ज्यादा नहीं गिरा जितना वो शायद वो अंदाजा लगा रहे थे, तो खरीदारी डेफिनेटली शुरू होनी चाहिए। और अभी मुझे लगता है कि अक्टूबर, इफ यू हिस्टोरिकली अगर आप पिछले 3 साल में देखो, 14, 15, 16, तो हमेशा 2.5 to 3% रिटर्न दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी खरीदारी इस महीने में डेफिनेटली रिज्यूम हो जाएगी और बाजार एक नई हाई छूने की कोशिश करेगा। अच्छा, पर जगदीश जी इस बार ना ये क्रेडिट पॉलिसी भी अब इसी सीरीज में पड़ गई और वो है कल।
तो कि ये जो अब इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिसी का, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ब्याज दरों में कुछ भी कटौती होगी आरबीआई की ओर से? सर मैंने आपके टीवी चैनल पे पोल देखा है, उसमें सभी लोग 80% बोलते हैं नहीं होगा, लेकिन मेरा कॉन्शियस कहता है कि जिस तरह से पिछले 2-3 वक्त से फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट आ रहा है, मुझे लगता है कि उसको देख के भी तो शायद इस टाइम वो 0.25% की कटौती कल जरूर होगी। हाँ 2:30 बजे आएगा, इससे थोड़ा समय जरूर कम होगा उसको रिएक्ट करने में। और जो टोन कितना जो अपने आरबीआई गवर्नर का हॉकिश है, डॉविश है, हो सकता है तो उनका टोन थोड़ा हॉकिश हो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। अदरवाइज आई पर्सनली फील टुमारो इट विल डेफिनेटली रिड्यूस बाय 0.25%। चलिए ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक हलचल कहाँ रह सकती है? बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया बताएं सर। एक तो सर जो है लेने की बात, जहाँ पे निफ्टी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि आज या कल में वो 9,900 का स्तर छूलेगा। और एक जो स्टॉक है वो पिरामल एंटरप्राइज करके है, वो एक बार 3,100 तक गया था, उसमें काफी करेक्शन आया है। फंडामेंटल एक का रिसर्च किया, उसका रिपोर्ट भी मैंने देखा था। एक पोजिशनल कॉल भी है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में भी आप देखें तो आज की तारीख में उसका टारगेट आ सकता है 2740 और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2690 और लंबी अवधि के है तो इट कैन गो अप टू 3200। ओके राइट, सो बहुत शुक्रिया। पिरामल एंटरप्राइजेस आपकी कॉल है 2740 से हमने नोट कर लिया, आप टारगेट लेके चल रहे हैं। स्टॉप लॉसेस 2690 का, उसके बाद अपनी ट्रेल करते चलें पोजीशंस, क्योंकि अब वोलेटाइल हो जाएगा मार्केट। कल का सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, कल है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी। स्नेहा सेठ जी मेरे साथ मौजूद है एंजल ब्रोकिंग से। स्नेहा, एंजल की कॉल बताएं, काउंटर स्पेसिफिक मूव कहां पर देखने को मिल सकते हैं? 2 स्टॉक्स बताएं। फर्स्ट काउंटर में जो अच्छा लग रहा है वो है यूपीएल। ये काउंटर में हमने 840 लेवल से करेक्शन देखा था, थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन बनी थी, हालांकि रोल ओवर नहीं हुई है ये शॉर्ट। स्टॉक को अराउंड 750-755 का सपोर्ट जोन है, जहाँ से हम रिकवरी देख रहे हैं। एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से फ्रेश बाइंग आ सकती है, जिसके कारण ये स्टॉक 805 के लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसमें अराउंड 765 का। सेकंड काउंटर में हमें जो अच्छा लग रहा है वो है टाइटन। ये काउंटर लास्ट 2 वीक जो सितंबर सीरीज के आप लास्ट 2 वीक देखेंगे तो उसमें ये स्टॉक अराउंड 12% करेक्ट हुआ था। इतनी अग्रेसिव शॉर्ट्स नहीं दिखी है ये फॉल में, तो हम एक्सपेक्ट करें कि ये स्टॉक में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शॉर्ट्स नहीं है बिल्कुल भी। स्टॉक अराउंड 627 ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम काउंटर में। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करेंगे अराउंड 575 का। ओके राइट, बहुत शुक्रिया। तो टाइटन और यूपीएल ये 2 और स्टॉक्स हो गए। तो अभी तक जो स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा हुई, मैं स्टॉक स्पेसिफिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट पे कॉल लेने इस समय बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार इस समय ट्रेडर्स करेंगे और हो सकता है एक रेंज में फंस जाए मार्केट। लेकिन यूपीएल हो गया, टाइटन हो गया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न दिला सकते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस एक और स्टॉक जो जगदीश ठक्कर ने अभी बताया, ये मानते हैं यहाँ से तेजी बनेगी, इसको 2740 तक कैरी कर सकते हैं। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक और स्टॉक, इस स्टॉक में भी निर्मल बांग मानता है 1120 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का व्यू बताने के लिए चंदन तापड़िया साहब इससे मौजूद है। चंदन नमस्कार। निफ्टी बैंक दोनों पे अपनी कॉल दीजिए, क्या यहाँ से तेजी भी और बढ़ेगी या फिर क्रेडिट पॉलिसी का वेट कर रहे हैं आप? जी देखिए रजत, बाजार ने नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया है 9685 जो 11 अगस्त का लो था, उसको एग्जैक्टली मार्केट ने टेस्ट करके अब थोड़े से यहाँ पे अप मूव देखने को मिले हैं। हालांकि 500 पॉइंट का करेक्शन दिया था, उसी का ये पुलबैक है। हमारा मानना है कि थोड़ा सा और पुलबैक हो सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए डिक्लाइन पे खरीदने की सलाह है। 9820 का सपोर्ट रहेगा और एक बार बाजार 9928 तक छूने की इच्छा रख रहा है, ऐसा ऑप्शन के डेटा इंडिकेट कर रहे हैं। तो 9820 का सपोर्ट के साथ 9928 के लिए टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा, बैंक निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी देखिए 23,600 तक का सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला था और अब जो सपोर्ट है वो 23,850 24,000 के आसपास आ रहे हैं। देखें इस सीरीज में मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 24,000 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल को होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है। 23,850 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा और ऊपर में 24,500 तक के मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, लेकिन एक स्टॉक है जो आज डिसअपॉइंट कर रहा है मार्केट पे, उस पर भी चर्चा करते हैं। वो है रिलायंस कम्युनिकेशन का। रिलायंस कम्युनिकेशन एयरसेल मर्जर रद्द हुआ है, क्यों रद्द हुआ? क्या कुछ ऐसे हालात बन गए जिसकी वजह से एडीएजी को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा? क्योंकि हम तो सुन रहे थे कि रिलायंस कम्युनिकेशन जब ये डील कर लेगा, जब ये मर्जर हो जाएगा, तो उसके बाद एक ह्यूज डेट पोजीशन जो है वो रिलायंस कम्युनिकेशन की कम होती हुई नजर आएगी, एडीएजी पे डेट बर्डन कम होता हुआ नजर आएगा। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। संदीप, ये आखिरकार पूरे ग्रुप की इस समय हालत कैसी है और ये मर्जर का रद्द होना कितना बड़ा एक नेगेटिव सेटबैक है इस समूह के लिए? देखिए, आरकॉम के लिए तो दिक्कत है ही है, लेकिन पूरे ग्रुप में अगर आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको नजर आएगी। खासतौर पे जो आप
फाइनेंशियल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो वित्तीय हालात है इस पूरे ग्रुप के, वो काफ़ी नाजुक, काफ़ी आपको खराब नजर आएंगे। इनफैक्ट पूरे ग्रुप में अगर आप देखें, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसपे आपको डेट नजर नहीं आएगा, और पूरे ग्रुप का अगर आप डेट मिला के देखें तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो डेट है वो आपको नजर आएगा, जिसमें जो एपी सेंटर यानी कि जो दिक्कत की बात है सबसे बड़ी वो आरकॉम ही है, जहां पे करीब 44,500 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है। रिलायंस इंफ्रा दूसरी कंपनी है, इनफैक्ट मेजर कंपनी है इस पूरे ग्रुप की, उसके ऊपर भी करीब 21,500 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है। जो टोटल करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास के कर्ज की बात मैं कर रहा हूं, उसमें से अगर आप देखिए तो करीब 65,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज तो केवल आरकॉम और रिलायंस इंफ्रा के ऊपर है। और आज ही आपने खबरें सुनी है रिलायंस इंफ्रा को लेकर, जिसमें उन्होंने अपना जो एयरसेल का जो साथ मर्जर होना था उसके ऊपर कई सारी उम्मीदें उन्होंने लगा के बैठी हुई थी। और दूसरी जो बात थी ब्रुकफील्ड के साथ इनके जो टावर कारोबार बेचने की बात है, इससे ही इनका करीब 60% के आसपास का डेट कम होना था। तो ना केवल आरकॉम बल्कि इस पूरे ग्रुप के लिए काफी इंपॉर्टेंट डील थी। लेकिन आप इस पूरे ग्रुप की कर्ज के अलावा भी देखिए, जो प्लेज डेटा अगर आप देखें, जो गिरवी हिस्सा रखने की बात करें वो भी काफी हाई आपको नजर आएगा। रिलायंस नेवल में अगर आप देखें कम हिस्सा है, 31% के आसपास का पूरी की पूरी हिस्सेदारी आपको प्रोमोटर्स की प्लेज नजर आएगी। रिलायंस इंफ्रा में इसी तरह से करीब 70%, रिलायंस कम्युनिकेशन में 66% और बाकी जो 2 ग्रुप कंपनीज हैं, रिलायंस पावर में करीब 62% और रिलायंस कैपिटल में करीब 39% के आसपास की हिस्सेदारी गिरवी। यानी कि पूरे ग्रुप में अगर आप देखें कर्ज बहुत ज्यादा है और उसमें भी जो प्रोमोटर्स के पास हिस्सा है उसमें से 40 से लेकर 100% के आसपास की हिस्सेदारी आपको प्लेज नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए काफी नर्म हालात है पूरे ग्रुप के। अगर आप देखें कर्ज काफी ज्यादा है और कोई जो साइट है अभी फिलहाल नजर नहीं आती है, हालांकि कोशिशें काफी ज्यादा कर रहा है। अच्छा, ये एयरसेल का कंपनी के साथ मर्जर रद्द हुआ है, अब कंपनी के पास विकल्प क्या है? ये जो आप डेट पोजीशन बता रहे हैं ये कम कैसे होगी ताकि कुछ तो राहत मिले शेयर धारकों को, कुछ तो पॉजिटिव खबर आए इस ग्रुप के संदर्भ में? देखिए, आरकॉम की जहां तक बात है तो फायर एसेट सेल की बात भी कंपनी ने करी है, क्योंकि ये जो एयरसेल मर्जर की बात थी ये काफी इंपॉर्टेंट था, ना केवल आरकॉम के लिए बल्कि इस पूरे ग्रुप के लिए। तो अब वो कई सारे अपने जो लैंड पार्सल्स हैं उसको बेचने की बातचीत भी कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली मुंबई में इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बेचने की बात है। ब्रुकफील्ड के साथ इनको जो कारोबार टावर कारोबार बेचने की बातचीत थी वो अगर आप देखें उसको भी लेके काफी आगे बढ़ रहे हैं। पहले 51% स्टेक ये बेचना चाहते थे, अब बातचीत ये भी चल रही है कि पूरी की पूरी जो टावर कारोबार है 100% स्टेक जो है उसे ये कंपनी बेचती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नवी मुंबई में जहां पे इनके पास काफी बड़े लैंड पार्सल्स हैं वहां पे भी ये कंपनी अपने जो 125 एकड़ के आसपास की लैंड बैंक है उसे बेच के करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो बिक्री की योजना है वो बना रही है। और दिल्ली में भी इनके पास कुछ अच्छा खासा लैंड पार्सल है जिसको ये कंपनी बेचने की योजना बना रही है। हालांकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ये लोग अपना जो प्लान है वो सामने रख रहे हैं, लेकिन कब ये चीजें फ्रुक्टिफाई होंगी ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी जो ग्रुप कंपनी है वो है रिलायंस इंफ्रा। अगर उसकी भी बात करें तो डेट पोजीशन अगर आप देखें मार्केट कैप के मुकाबले आपको काफी हाई नजर आएगी। अगर आप वहां पे देखें जो सिचुएशन है, जो कुल इनका कर्ज है वो मार्केट कैप से करीब 1.7 गुना है। यहां पे भी अगर आप देखें ये कंपनी पिछले 2 साल से अपना जो पावर कारोबार है उसे बेचने की योजना बना रही है। अब हम सुन रहे हैं कि शायद 13 से 14,000 करोड़ रुपए के आसपास में ये जो रकम जो पूरा कारोबार है वो बिकता हुआ नजर आएगा, जो कि कुल मार्केट कैप से ज्यादा है। लेकिन ध्यान ये भी रखिए कि इस कंपनी के ऊपर भी जो डेट है वो करीब 21-22 हजार करोड़ रुपए के आसपास का है। साथ ही साथ रोड प्रोजेक्ट्स भी ये बेच सकते हैं और पूरा फोकस जो अब है शायद डिफेंस और इंजीनियरिंग यानी कि जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर पूरा ग्रुप फोकस करना चाहता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इंटेंट काफी अच्छी है, कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो एसेट्स है उसे बेच के कर्ज कम किया जाए, लेकिन जो कर्ज काफी ज्यादा है वो फिलहाल पूरे ग्रुप के लिए देखिए तो काफी बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। संदीप, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ पर रिलायंस कम्युनिकेशन पे ही हम फोकस करते हैं क्योंकि आज स्टॉक पे एकदम से गिरावट देखने को मिली है। ये बैंकर्स के साथ इस हफ्ते बेल आउट को लेकर बैठक भी है जिसमें जून में जेएलएफ ने एसडीआर को मंजूरी दी थी, कोई इस पे आप स्पष्टता दें। और ये जो डेट बर्डन है और बैंकों की जो दिक्कत है वो भी बहुत बड़ी है इस कंपनी के संदर्भ में, कुछ फैसला होगा क्या? देखिए, बैंकों की चिंता ये है कि ये कंपनी कभी दिवालिया ना हो जाए, क्योंकि जो जेएलएफ की बात आप कर रहे हैं, जून में इनके पास जो अप्रूवल आया था उसके मुताबिक इनके पास 6 महीने का टाइम था। दिसंबर तक इनके पास अप्रूवल है कि अपने जो भी ये कदम उठाना चाहते हैं जिसमें वो डेट पेयर ऑफ करने के लिए करना चाहते हैं वो पूरा होते हुए दिखें। लेकिन बैंकर्स ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह के इंडस्ट्री के हालात हैं शायद कंसोलिडेशन एक बेटर मोड है, तो उस लिहाज से वो ये मान के चल रहे हैं कि शायद कोई और जो प्लेयर है इस पूरी इंडस्ट्री में वो इसको बेल आउट कर ले, उसको आगे खरीद ले, शायद एक बेटर विकल्प होगा। क्योंकि अगर दिसंबर तक ये पूरा मामला पूरा नहीं हुआ,
अगर इनकी जो डेट कम करने की जो योजना बना रहे हैं अगर ये कम नहीं हो पाता है तो जाहिर सी बात है आरबीआई से बहुत प्रेशर आ जाएगा फिर इसको एनसीएलटी में भेजने के लिए। अगर ऐसा होता है रजत तो जाहिर सी बात है अगर एनसीएलटी में ये केस दाखिल होता है तो बैंकों को अपनी जो प्रोविजनिंग है वो काफी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो उससे इनके जो नंबर्स आएंगे बैंकों के, चूंकि प्रोविजनिंग बढ़ेगी तो इनकी जो बॉटम लाइन है, इनकी जो मुनाफा है उसके ऊपर एक नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। इसी के ऊपर विचार करने के लिए बैंकर्स की अब जो अगले हफ्ते बैठक होने वाली है उसमें एक बेल आउट या तो फिर जो बाकी ग्रुप के प्लेयर्स हैं वो इसे खरीद ले या कोई डील इनके साथ कर ले, इसको लेके कहीं ना कहीं बातचीत होती हुई नजर आई। चलिए कुछ बड़ा फैसला जरूर होगा। अब जो भी जॉइंट लेंडर फोरम करेगी वो तो मायने रखेगा ही, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन आज देखिए जो एक एयरसेल के साथ मर्जर टूटा 7% नीचे आ गया स्टॉक। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल से बताने के लिए कि इस समय एडीजी पैक पे डेट बर्डन बहुत स्ट्रांग है, उससे निपटने की तैयारी बोर्ड को जल्द ही करनी होगी। चंदन एक बार फटाफट से स्टॉक्स देख के बताएं, इस समूह में कहीं पर भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं क्या? रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, इंफ्रा, या फिर अवॉइड ही कर रहे हैं इस स्पेस को आप? जी रजत, देखिए इस पूरे एडीजी ग्रुप में हमारा कोई भी कवरेज नहीं है और किसी भी स्टॉक्स पे हमारा बाय रिकमेंडेशन नहीं है और सबके सब स्टॉक्स में यहाँ पे वीकनेस बनी हुई है। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो स्टॉक अपने रिसेंट लाइफ टाइम लो के आसपास चल रहा है, लगातार लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, 20 का मल्टीपल हर्डल हो गया, काफी ज्यादा कॉल राइटिंग है, शॉर्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे पोजीशन रिड्यूस करने की सलाह रहेगी, वीकनेस है स्टॉक में जारी रह सकती है। चलिए ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ तेजी वाले स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आज हाईलाइट जो है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। चंदन देख के बताएं, यहां से ये स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था मार्केट को, आज एकदम से डेरिवेटिव मार्केट में एक्टिव हुआ है। एसबीआई लाइफ की लिस्टिंग ठीक ठाक देखने को मिली है। आईसीआईसीआई प्रू कितना चलेगा? उसी स्पेस को बिलोंग करती है कंपनी। जी देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन सब में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट नजर आ सकता है। देखें स्टॉक लिस्टिंग के बाद में थोड़ी सी गिरावट देखी और अब लगभग 378 380 के आसपास का बॉटम बना के अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिली है। मेरे हिसाब से यदि आप इंट्राडे और इमीडिएट बेसिस की बात करें तो यहाँ पे रिवर्सल बन रहा है, चाहे आप चार्ट में डाइवर्जेंस का पैटर्न फाइंड आउट करें या फिर वीकली में ओवरसोल्ड सिनारियो से काउंटर टर्न हो रहा है। मेरा मानना है कि अब 400 एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा और धीरे धीरे एक बार काउंटर 430 440 तक जा सकता है, बट पोजिशनली इन सारे सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट बन सकती है। इमीडिएट में 400 और 440 के ऊपर में लेवल देखने को मिली। चलिए, लेकिन एसबीआई लाइफ की, जैसे मैंने कहा कि आज अच्छी लिस्टिंग हुई है, कंपनी की विस्तार योजनाओं पर एमडी और सीईओ अरिजीत बासु से एक्सक्लूसिव बातचीत की अनुराग शाह, ये सुनते हैं उनको। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन था वो तो काफी अच्छा रहा था, लेकिन रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल की तरफ से इतना ज्यादा रुझान नहीं दिखा था। उसके बाद ये उम्मीद कर रहे थे कि आप अच्छी लिस्टिंग हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के स्ट्रेंथ्स देखते हैं। एक तो एसबीआई ब्रांड आप जानती हैं, लेकिन कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी कैसे कंपेयर करते हैं दूसरे प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स से, और हमें ये वेरी क्लियरली पता चल रहा था। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जो डीप एनालाइज किया था कंपनी को, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा रिकग्निशन या अच्छा वैल्यू दे रहा था। जिस तरह से अब लिस्ट हो गई कंपनी, तो आगे चल के स्ट्रेटजी किस तरह की होगी? और जो आईपीओ के बाद जो, क्योंकि ऑफर फॉर सेल है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंशन प्लान में भी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, और आगे किस तरह की स्ट्रेटजी होगी? जी, हमने एनालाइज किए हैं कि जितना हमारा ग्रोथ अभी हो रहा है उसमें हम 3 साल के लिए पूंजी और नहीं लगेगा। तो आप लगभग देखिए 3 साल के अंदर हमें फिर मार्केट में जाना है, क्योंकि हमें 25% फ्री फ्लोट करना है। अभी तो 16% ही हुआ है, तो उस समय हम एक बार फिर रिव्यू करेंगे कि पूंजी का ज़रूरत है कि नहीं, और उस समय, लेकिन नेक्स्ट 2-3 इयर्स हमें ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि पूंजी का ज़रूरत पड़े। यस सर। सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से आपका स्ट्रॉन्ग बैंकों के जरिए जो इंश्योरेंस सेलिंग का मॉडल है, तो क्या जो स्ट्रेटजी होगी बैंक इंश्योरेंस के जरिए ही आगे बढ़ना और इसको जारी रखना? जी नहीं, एक्चुअली एसबीआई लाइफ का यूनिक जो मॉडल है वो हमारा स्ट्रेंथ दोनों चैनल में है, एजेंसी चैनल और बैंक इंश्योरेंस। हम एजेंसी चैनल में भी सबसे स्ट्रांग है। हमारा ग्रोथ रेट जो एजेंसी चैनल में है वो दूसरे कंपनी से दुगना है। हमारे एजेंट्स प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, लेकिन बैंक में भी हम अभी अच्छा करना शुरू कर दिए हैं लास्ट 3-4 साल। हम प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं कि कस्टमर क्या पसंद करेंगे और कस्टमर के लिए क्या उपयुक्त प्रोडक्ट है, उनका नीड क्या है। तो इसीलिए हमारे जो ट्रेडिशनल पार्टिसिपेटिंग या यूलिप का मिक्स है या प्रोटेक्शन का मिक्स है, उसी हिसाब से किया गया है। हम उम्मीद रखते हैं कि प्रोटेक्शन थोड़ा हम बढ़ा पाए तो हम खुश होंगे, लेकिन अगर ये जो प्रोडक्ट मिक्स अभी लगभग है, हम उसी को बरकरार रखने का कोशिश करेंगे।
चलिए, तो एक अच्छी लिस्टिंग समझी जाएगी। 3.5% का रिटर्न दे रहा है एसबीआई लाइफ लिस्टिंग वाले दिन। लेकिन चंदन, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? 2 स्टॉक्स बताएं। जी रजत, देखिए पहला काउंटर रहेगा एल&टी फाइनेंस, जो यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी एक 2 वीक के करेक्शन के बाद में बाइंग इंटरेस्ट बन रही है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है और रिसेंटली इसने 185 के लेवल को होल्ड करके धीरे धीरे 200 की तरफ बढ़ रहा है। और मेरा मानना है कि जैसा बाइंग इंटरेस्ट समर्ज हो रही है, स्टॉक अपने न्यू हाई टेरिटरी में जा सकता है। तो 192 का सपोर्ट रहेगा और 209 तक के ऊपर के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर भी हम यहाँ पे फाइनेंस कंपनी से देख रहे हैं, वो है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। 3 वीक के करेक्शन के बाद में वापस बॉटम बन रहा है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। शॉर्ट कवर के बाद अभी यहाँ पे लॉन्ग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 1210 के स्टॉप लॉस से 1300 तक के टारगेट भी इस काउंटर में बन सकते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए।